तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का नॉलेज इंजेक्शन पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोइंग और एयरबस की एक खतरनाक डुओपोली के बारे में। शायद आप में से काफी लोगों ने इस बारे में सुना भी नहीं होगा। हम सभी को पता है कि रशिया द्वारा या इनफैक्ट चाइना द्वारा काफी सारे नए नए एयरलाइनर्स या कहें जेट लाइनर्स डेवलप किए जा रहे हैं, चाहे वो रशिया के SSJ 100 या 130 हो या फिर कोमैक 919 फ्रॉम चाइना। लेकिन इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट आखिर एयरलाइंस द्वारा अक्वायर क्यों नहीं किया जाता? आखिर ऐसा क्या कारण है कि कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ ज्यादा प्राइसिंग होने के बावजूद भी एयरबस या बोइंग के एयरक्राफ्ट ही एयरलाइंस खरीदना पसंद करती हैं? और प्राइसिंग में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 10 या 15% का नहीं है। फॉर एग्जांपल SSJ 130 यानी कि सुखोई सुपरजेट का 130 सीटर वेरिएंट जहां पर $40 मिलियन का आता है, वहीं पर एयरबस का A220 जिसकी कॉस्ट $85 मिलियन है। वैसे काफी एक्सपर्ट्स यही दावा करते हैं कि रशिया के एयरक्राफ्ट इसलिए एविएशन मार्केट में इतने सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उनकी सर्विसेबिलिटी काफी घटिया है कंपेयर टू वेस्टर्न एयरक्राफ्ट। लेकिन इसका जुगाड़ ऑलरेडी रशिया कर चुका है, जहां पर प्रैट एंड विटनी और साफरान जैसे काफी बड़े एरो इंजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ वो डील साइन कर चुके हैं, जहां पर किसी भी एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए प्रैट एंड विटनी और साफरान के इंजन्स वो ऑफर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आखिर क्या कारण है जिस वजह से रशियन एयरक्राफ्ट किसी भी एयरलाइंस द्वारा अक्वायर नहीं किए जाते? 95% जो कमर्शियल एविएशन मार्केट है उसके एयरक्राफ्ट बोइंग या एयरबस द्वारा ही सप्लाई किए जाते हैं, और इनफैक्ट ये नंबर 97 और 98% बहुत ही जल्द टच करने वाला है। अगर आपको जानना है कि आखिर किस वजह से या आखिर किस तरीके से बोइंग और एयरबस किसी भी नए मैन्युफैक्चरर को इस मार्केट में एविएशन इंडस्ट्री में घुसने से रोक देते हैं, तो उसके लिए आपको इन दोनों ही कंपनीज की हिस्ट्री जानना होगा। सबसे पहले बात करें बोइंग की, तो बोइंग को 1918 में सेटअप किया गया था। खासतौर पे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय बोइंग यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेंचर में से एक था। एग्जैक्टली जो इनिशियल ईयर्स ऑफ एविएशन था उसमें एक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री या कहें एविएशन इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की पावर सिग्नेचर था। ना केवल यूनाइटेड स्टेट्स बल्कि जापान और इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज लगातार कोशिश कर रही थी कि बेस्ट से बेस्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स वो डेवलप कर सकें। जहां पर बोइंग ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा प्राइम वेंचर था। जब यूनाइटेड स्टेट्स एक्टिवली वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था उस समय बोइंग द्वारा पर ईयर, जी हाँ, बोइंग द्वारा पर ईयर 300 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया गया, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था। इनफैक्ट उस समय बोइंग की इंपॉर्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी ज्यादा थी कि किसी भी डिसीजन को बोइंग चेंज करवा रहा था। एविएशन मार्केट में काफी सारी नई कंपनीज ना केवल अभी बल्कि उस समय भी आने की कोशिश करती तो उसको दबा दिया जाता। काफी सारे एग्जांपल्स आने वाले समय में हम देखने वाले हैं, लेकिन बोइंग क्योंकि लगातार यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में थी, इस वजह से आप कह सकते हैं कि बोइंग यूएस गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट्स में रखा करती है। ना केवल रखती थी बल्कि अभी भी रखती है। वहीं पर बात करें एयरबस की, तो एसेंशियली एयरबस को लेट 70s में ही सेटअप किया गया। पहले यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी, खासतौर पे फ्रांस, जर्मनी और इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम, इन सभी की अलग अलग एविएशन इंडस्ट्रीज थी, अलग अलग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं कर पा रहे थे जो यूनाइटेड स्टेट्स के बोइंग और मैकडोनल्ड डगलस द्वारा डेवलप किए गए एयरक्राफ्ट को एफिशिएंसी और कॉम्पिटिबिलिटी के मामले में कॉम्पीट कर सके। और इसी वजह से खुद यूरोप की काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी एयरलाइंस में यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही थी। और इसी को चैलेंज करने के लिए, इसी मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए यूरोप की लगभग 3 मुख्य कंट्रीज यानी कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी द्वारा अपने जितने भी एविएशन कॉम्प्लेक्स थे उनको मर्ज किया गया और फॉर्मेशन हुआ एयरबस का, जिसमें स्पेन का भी एक छोटा सा हिस्सा है। अब खास बात यह है कि क्योंकि एयरबस को यूनाइटेड स्टेट्स से डायरेक्ट कॉम्पीट करने के लिए डेवलप किया गया, सेटअप किया गया, तो गवर्नमेंट बैकिंग की यहां पर काफी जरूरत थी। और इसी वजह से खासतौर पे फ्रांस द्वारा राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ एयरबस लगातार बैक किया जाता है एयरबस को। इनफैक्ट इनिशियल ईयर्स में हेवी सब्सिडीज दी जा रही थी एयरबस के एयरक्राफ्ट के ऊपर, और कोई भी यूरोपियन एयरलाइंस इनको अक्वायर करती है तो, और इसी से डुओपोली बनी बोइंग की और एयरबस की। अब यहां पर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी कोई नई तो है नहीं। इनफैक्ट रशिया तो एविएशन की शुरुआत से ही एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है। चाइना ने भी धीरे धीरे नए नए एयरलाइनर्स को डेवलप करना शुरू करा है। उसके बावजूद भी आखिर क्यों बोइंग और एयरबस ही डुओपोली में रहते हैं? तो उसका कारण है इनकी गवर्नमेंटल बैकिंग। ना केवल गवर्नमेंटल बैकिंग बल्कि इलीगल प्रैक्टिसेस जिनको इन्होंने लीगलाइज किया हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल या सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से यूरोप में किसी भी एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के लिए यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी की परमिशन लगती है। अब ये एजेंसीज होने में तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की और यूरोपियन यूनियन की है, लेकिन दुनिया की 90% से भी ज्यादा कंट्रीज इन दोनों ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अप्रूवल पे ऑपरेट करती हैं। यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया तो भूटान में या कहीं ऐसी कोई दूसरी कंट्री में वो एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं हो सकता। अब ये दोनों ही जो एजेंसीज हैं ये सिर्फ या तो बोइंग या फिर एयरबस के एयरक्राफ्ट को ही सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट को सर्टिफिकेशन दिया ही नहीं जाता है। और एयरबस तो फिर भी ठीक है, लेकिन बोइंग द्वारा इनफैक्ट लीगल करप्शन किया जाता है। दरअसल आप में से काफी कम लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में करप्शन को लीगलाइज किया गया है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो एक बड़ा पेमेंट करके किसी भी गवर्नमेंटल डिसीजन को चेंज कर सकती है और इनफैक्ट ज्यादा बड़ा पेमेंट करके डिसीजन को डिसरप्ट या कहीं पूरी तरीके से टेक डाउन कर सकती है। और इसी वजह से बोइंग जो यूनाइटेड स्टेट्स की दूसरी सबसे बड़ी लॉबिंग एजेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा पेमेंट करती है डिसीजंस को अफेक्ट करने के लिए, उनके होते हुए कोई भी थर्ड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को एंट्री दी ही नहीं जाती है। सबसे पहला उदाहरण और सबसे खतरनाक उदाहरण आता है बोम्बार्डियर का। दरअसल बोम्बार्डियर जो काफी छोटे टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट बनाया करती थी जिनसे बोइंग और या एयरबस को कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन बोम्बार्डियर ने एक छोटे जेट लाइनर को डेवलप करना शुरू करा। और जब बोम्बार्डियर इस एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा था उस समय बोइंग और एयरबस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको लगा कि यह भी एक छोटा एयरक्राफ्ट है जिसकी शायद उतनी डिमांड नहीं होगी, लेकिन बोम्बार्डियर द्वारा जिस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई और उसके बाद ऐसा लगा कि क्योंकि बोम्बार्डियर के दूसरे एयरक्राफ्ट को भी इजीली सर्टिफिकेशन मिलता है तो इसको भी मिल जाएगा। इस वजह से लगभग 300 से भी ज्यादा प्री ऑर्डर्स बोम्बार्डियर के सी सीरीज एयरक्राफ्ट के मिल गए। इसके बाद बोम्बार्डियर ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बड़े अमाउंट में पैसे लेकर 2 नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को लॉन्च करा जहां पर इन एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करना था इनकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए। लेकिन इस बढ़ती डिमांड से बोइंग और एयरबस को दिक्कत होने लगी। उनको लगा कि उनका जो मोनोपोली है, कहें डुओपोली है, वो अब खतरे में पड़ सकती है। और इसी वजह से आपको जान के हैरानी होगी कि बोम्बार्डियर के ऊपर बोइंग के कहने पर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट द्वारा 300% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। जी हां, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर 300% की इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ इसी वजह से लगाई जाती है क्योंकि एक दूसरी कंपनी उनको पैसे खिलाती है, सरकार को पैसे खिलाती है। और इसके बाद ऑब्वियसली वही हुआ, बोम्बार्डियर के 80% ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, वहीं पे 20% ऑर्डर्स खुद बोम्बार्डियर को कैंसिल करने पड़े क्योंकि जो प्राइस बोम्बार्डियर ऑफर कर रही थी 300% टैक्स के बाद वो प्राइस बोम्बार्डियर अफेक्ट ही नहीं कर सकती थी या कहें अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकती थी। अब यहां पर ना यूरोप ना यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इस एयरक्राफ्ट को अप्रूवल दिया गया, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होता है कि इस एयरक्राफ्ट को हाथों हाथ अप्रूवल मिल जाता है। अब हुआ यह कि बोम्बार्डियर की हालत देख के एयरबस ने सिर्फ ये जो सी सीरीज का एयरक्राफ्ट है इसमें 51% स्टेक खरीद लिया। जी हां, 51% स्टेक एयरबस के खरीदते ही यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन दोनों ने ही इनको अप्रूवल दिया और आज हम उस सी सीरीज एयरक्राफ्ट को एयरबस A220 के नाम से जानते हैं, जिसके 2 से 3 वेरिएंट मार्केट में रीडली अवेलेबल हैं। और इनफैक्ट इंडिया में भी काफी सारी एयरलाइंस इन छोटे जेट लाइनर्स को इस्तेमाल करती है। इनफैक्ट ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा ही एग्जाम्पल आता है चाइना के कोमैक C919 एयरक्राफ्ट को, जो डायरेक्टली कॉम्पीट करने वाला था बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट से, जो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एयरक्राफ्ट है बोइंग का। हुआ कुछ वही, 7 सालों तक लगातार टेस्टिंग और नॉन फैटल फ्लाइट एक्सपीरियंस के बावजूद भी किसी भी एजेंसी ने इसको अप्रूवल नहीं दिया। अब होता यह है कि एयरबस के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स इजीली अप्रूवल दे देता है और बोइंग के जितने भी एयरक्राफ्ट उनको यूरोपियन यूनियन इजीली अप्रूवल दे देता है। ये दोनों आपस में कभी भी अपने एयरक्राफ्ट्स को कंपटीशन के बावजूद भी रुकने नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका बड़ा मार्केट एक दूसरे के देशों में है। आपको जान के हैरानी होगी कि सुखोई सुपरजेट 100 को भी जो यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल दिया है वो इस वजह से है क्योंकि एयरबस को रशिया ने जानबूझकर, यानी कि जानते हुए उनको पता है कि इस तरह के हरकतें होंगी हमारे साथ, तो उन्होंने एयरबस को सुखोई सुपरजेट प्रोग्राम में एक एक्टिव पार्टनर बनाया। खासतौर पे फ्यूल एफिशिएंसी के लिए
साफरान से ही स्पेशल इंजन्स डेवलप करवाए ताकि सुखोई सुपरजेट 100 और 130 में इस्तेमाल किया जा सके। उसके बावजूद भी जब इंटरजेट नाम की एक एयरलाइंस ने सुखोई सुपरजेट 100 को अक्वायर करा तो बोइंग और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर डाला उस एयरलाइंस पे कि मात्र 4 सालों के ऑपरेशन के बाद बिना कोई रीजन बताए सुखोई सुपरजेट 100 को रिटायर करना पड़ा। और रीजन बताने की जब बारी आई तो उस समय इंटरजेट पे ना चाहते हुए भी, ये ऑन पेपर है, उन पे दबाव डाला गया ये स्टेटमेंट पास कराने के लिए कि सुखोई सुपरजेट 100 की सर्विसेबिलिटी अच्छी नहीं है। अब हो सकता है कि सर्विसेबिलिटी अच्छी नहीं हो, लेकिन कोई भी एयरलाइंस कितना भी खराब एयरक्राफ्ट लेकर 3 साल के अंदर उसको रिटायर नहीं करती है। अब एक तरफ जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन द्वारा दूसरे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के एयरलाइनर्स को जहां पर अप्रूवल नहीं दिया जाता, वहीं पर बोइंग 737 मैक्स के 2018 में 2 बैक टू बैक क्रैशेस होने के बावजूद भी 5 महीनों के अंदर जहां पर 350 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसके बावजूद भी 1 साल के अंदर ही इस एयरक्राफ्ट को वापस फ्लाइंग के लिए अप्रूवल दे दिया गया। बल्कि बोइंग द्वारा ऑन रिकॉर्ड इस बात को माना गया था कि इस एयरक्राफ्ट के नोज कोन में सीरियस स्ट्रक्चरल फेलियर्स हैं, जिस वजह से 2 सीवियर क्रैशेस हुए हैं। तब समझ सकते हैं किस तरह का और किस लेवल का करप्शन यहां पर बोइंग द्वारा खास तौर पर और साथ ही एयरबस द्वारा किया जाता है अपनी डुओपोली को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखने के लिए।